शुरू कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आज की क्लास में एक तो भाई कई दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ आज मैं। इंदौर से आने के बाद इंदौर उज्जैन से पहली क्लास है, तो राइटिंग थोड़ी सी मेरी तो 2-3 दिन में बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। जल का असामान्य या विचित्र कह सकते हैं आप, विचित्र व्यवहार। अच्छा टॉपिक है, थ्योरेटिकल, और इसे बहुत बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लक्ष्मण सिंह जी यहाँ देखते रहो, श्रेया, मनीष शर्मा, सभी यहाँ देखोगे। अब कमेंटबाजी करेंगे हम बंद। बेटा हमने यहाँ पे सब लिखा कि जल का व्यवहार जो है वो असामान्य है, विचित्र है। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं कि जल का व्यवहार अजीब सा क्यों है, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप विचित्र व्यवहार। अच्छा टॉपिक है, थ्योरेटिकल, और इसे बहुत बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लक्ष्मण सिंह जी यहाँ देखते रहो, श्रेया, मनीष शर्मा, सभी यहाँ देखोगे। अब कमेंटबाजी करेंगे हम बंद। बेटा हमने यहाँ पे सब लिखा कि जल का व्यवहार जो है वो असामान्य है, विचित्र है। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं कि जल का व्यवहार अजीब सा क्यों है, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इन जनरल जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो हीट देने से चीजें एक्सपेंड करती है, फैलती है कि सिकुड़ती हैं? आप कहेंगे सर जनरली तो नहीं देखा कि चीजों को हीट देंगे, उष्मा देंगे, एनर्जी देंगे तो हीट देने से चीजें एक्सपेंड करती है, फैलती है। तभी तो ट्रेन की पटरी में जहां पर हम जोड़ लगाते हैं, ट्रेन की पटरी में, तो जहां पे जोड़ लगता है तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि ट्रेन की पटरी अगर फैलने भी लगे तो बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो गर्म करने पर चीजें एक्सपेंड करती है, फैलती है। अब देखो पानी के साथ में मामला कैसा है। मान लो कि आपके पास में पानी है 0 डिग्री सेल्सियस का। याद करो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 डिग्री का पानी भी। अगर मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ है, उसे मैं धीरे धीरे हीट दूं, तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, जब तक सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस घोल का, बर्फ और पानी के घोल का तापमान 0 रहता है। यानी मेरे पास ऐसा बर्फ हो सकता है जिसका तापमान 0 हो, और ऐसा पानी भी हो सकता है जिसका तापमान 0 हो। तो 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों अवस्थाएं हमें मिल सकती हैं। अब मैंने 0 डिग्री का पानी लिया और इसे हीट देना शुरू किया। टेम्परेचर 0 है, बढ़ के हो गया 1 डिग्री, और दिया 2 डिग्री, और दिया 3, और दिया 4। तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, 0 से 1, 2, 3, 4। तो गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर चीजें एक्सपेंड फैलती हैं। लेकिन पानी को अगर गर्म करें तो पानी सिकुड़ता है। अगर पानी को 0 डिग्री पे पानी इतना जगह घेर रहा था, इतना वॉल्यूम था उसका, तो हम पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो पानी सिकुड़ने लगेगा और 4 डिग्री तक उसका वॉल्यूम कम होता है। लेकिन अगर हम पानी को 4 डिग्री से ऊपर अगर गर्म करें तो बाकी चीजों की तरह पानी अब एक्सपेंड फैलना शुरू कर देता है। यानी पानी का व्यवहार कितना विचित्र सा है कि पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो पानी सिकुड़ेगा, यानी कम जगह घेरेगा, उसका वॉल्यूम घटेगा। और 4 से ऊपर गर्म करेंगे तो पानी फैलेगा, उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यानी कि मैं वाटर की बात करूं, वाटर की, तो मैंने कहा कि बेटा पानी के साथ क्या होता है। अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, 0 से लेकर 4 तक, तो पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है, वो घटता है। तो पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो पानी का वॉल्यूम घटेगा। लेकिन अगर हम पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो पानी का वॉल्यूम घटता है और 4 से ऊपर बढ़ता है। यानी कि सबसे कम कहाँ हुआ, 4 पर। तो ठीक 4 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, एट 4 डिग्री सेल्सियस, बेटा पानी का जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो होता है मिनिमम। पानी का वॉल्यूम होगा मिनिमम। लेकिन हम पानी को 4 डिग्री से ऊपर गर्म कर दें, अबव 4 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा। तो दोबारा समझना मैंने क्या कहा कि अगर पानी को 0 से गर्म करना शुरू करें, 0 से 1, 2, 3, 4, तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम, आयतन आपको घटते हुए दिखेगा। तो 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है तो सबसे कम वॉल्यूम, आयतन कहाँ होगा, 4 पर। यानी कि पानी 4 डिग्री पर सबसे कम जगह घेरता है, इसका आयतन कम होता है। और 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो पानी का वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब 4 तक वॉल्यूम घटेगा और 4 के बाद वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि इसे हम ध्यान कर सकते हैं वी के उससे, जैसे आप वी लिखो, तो वॉल्यूम पूछा उसने, तो वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप क्या देख सकते हैं कि ये पहले वॉल्यूम जो है वो घट रहा है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटेगा और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भाई वॉल्यूम के लिए वी शब्द लिख लो, तो 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा दूसरी चीज, पेपर में लेकिन आपसे जब वो क्वेश्चन पूछता है, अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे, अब मान लो कि
पेपर में आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि किस तापमान पर पानी का वॉल्यूम आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री। मान लो कोई कॉन्स्टेबल टाइप से का पेपर दे रहे हैं, सिंपल सा कोई पेपर है, तो आ जाएगा कि पानी जो है इसका वॉल्यूम सबसे कम कहाँ होता है 4 डिग्री पर। लेकिन वो एक्चुअल में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता अच्छे पेपर में। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे ध्यान देना। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कुछ ऐसे, वो आपसे कहेगा अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, तो मान लो 0 डिग्री का पानी है, 10 डिग्री तक मैंने उसे गर्म किया, तो पानी को अगर 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो उसके वॉल्यूम आयतन पर आपको क्या फर्क दिखाई देगा? कोई बच्चा बताएगा? अगर पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो उसके वॉल्यूम आयतन पर आपको क्या प्रभाव दिखेगा? तो पीछे क्लास सुलेमान बेटा पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ, निखिल मिश्रिया का ठीक है, अंश गुप्ता ने थोड़ा गलत कर दिया, समर्पित ने भी। बेटा मैंने पूछा कि पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा, चीजों को तोड़ना पड़ेगा आपको। भाई 0 से 10 तक पूछा है तो हमें पता है कि पानी के साथ क्या 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटता है और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ता है। तो आपको एक्चुअल में ये आंसर देना है जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं कि अगर पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम पहले घटेगा और फिर क्या बोलेंगे, फिर बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर होना चाहिए कि वॉल्यूम पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले घटने का मतलब है कि 4 डिग्री तक घटेगा और फिर बढ़ेगा, तो लिखेंगे फर्स्ट डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, एंड देन इंक्रीज। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। आप इसे याद रख सकते हैं माइनस कोमा प्लस से, कि पहले घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो पेपर में नॉर्मली आपसे पूछेगा 0 से लेकर 20 तक गर्म करें, 0 से लेकर 12 तक गर्म करें, 0 से लेकर 10 तक गर्म करें। तो आपको देखना है कि 0 से लेकर 4 तक बिहेवियर अलग है और 4 से ऊपर बिहेवियर अलग है, ठीक है। ठीक है सुलेमान, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि माइनस कोमा प्लस, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक बात और देखना, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटा है, 0 डिग्री से 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, तो वॉल्यूम घट रहा है। अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि मैं 4 से आऊं पानी को ठंडा करके 3, 2, 1 और 0 पर तो जम ही जाएगा। यानी पानी जब ठंडा होते होते जमना शुरू करता है तो क्या होगा, अगर 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटा है तो 4 से 0 पर तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यानी अगर मैं पानी को ठंडा करते करते उसे बर्फ बना दूं, जमा दूं, यानी पानी जब जमना शुरू करता है, पानी ठंडा है फ्रिज में रखा और ठंडा होते होते जमने लगा, तो यानी कि जब पानी जमना शुरू करता है, ठंडा होते होते जमने लगता है, बर्फ बनने लगती है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अब उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ने का मतलब पता क्या है? वॉल्यूम आयतन बढ़ने का मतलब ये है, भाई कमेंट हटाने दो यार, कुछ बच्चों को पढ़ना है नहीं, फालतू की कमेंटबाजी कर रहे हैं। देखो अब मैंने कहा कि 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटा है, लेकिन अगर मैं पानी को 4 से ठंडा करते करते 0 पे लेकर जाऊं तो 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटा, तो 4 से 0 पे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी पानी जब जमने लगता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इसलिए आप देखना, अगर आप अपने घर में कांच की बोतल लो, उसके अंदर पूरा पानी भर के उसे टाइट बंद कर देना, बिल्कुल पानी भर दिया और उसे फ्रीजर में छोड़ देना। जब उस बोतल के अंदर का पानी जम के बर्फ बनेगी ना, तो कांच की बोतल वो चटक जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, उसे ज्यादा स्पेस, ज्यादा जगह चाहिए घेरने के लिए। तो इसलिए अगर आपने कांच की बोतल के अंदर पानी भर के रख दिया फ्रिज के अंदर, वो क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने के दौरान फैलता है, जमने के दौरान पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आपने कांच की बोतल नहीं ली, प्लास्टिक की ली और उसे पूरा पानी से भर के रख दिया ना, पता क्या होगा, जैसे जो बोतल होती है ना, उसमें आपने देखा होगा वो नीचे की तरफ कोई गहराई सी होती है बोतल में, नीचे की तरफ होती है गहराई। तो अगर आपने प्लास्टिक की बोतल पूरी पानी से भर के फ्रीजर में रख दी ना, तो जो नीचे वाला हिस्सा जो अंदर को दबा हुआ है ना, फूल के बाहर को आ जाता है ये, और ये बोतल रखो कहीं पर ना, लुढ़कने लग जाएगी। तो पानी जिस समय जमता है तो उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। तो जमने के दौरान तो पानी का जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो क्या होता है, इंक्रीज। जब पानी जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे वापस आएंगे इसमें हम, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग freezing of water its volume increases। हिंदी लिखेंगे, बर्फ के जमने के दौरान, बर्फ के जमने के दौरान, बर्फ के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। बर्फ के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है, तो यानी कि जब बर्फ जमेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए कांच की बोतल टूट जाएगी। जो बहुत ही कोल्ड कंट्री होते हैं, यूरोप में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ कई बार पानी के पाइप तक फट जाते हैं। मान लो किसी पाइप में पानी चल रहा पूरा भर के, पानी चल रहा, अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी की बर्फ जम गई। तो जब पानी जमता है उसका वॉल्यूम तो बढ़ता है, वो तो फैलेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि उसे ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी के पाइप तक फट जाते हैं। तो कई बार धातु के पाइप भी फट जाते हैं या कांच की बोतल टूट जाती है। उन सबकी वजह क्या है कि जिस समय भी पानी जमते हुए दिखे, बर्फ नहीं, पानी के जमने के दौरान लिखो, पानी के जमने के दौरान, पानी के जमने के दौरान इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अब एक चीज बताओ, अगर पानी को जब मैं जमा रहा हूं, इसकी आइस बना रहा हूं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यानी कि जब अगर जमते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिघलते समय, यानी कि 0 डिग्री का मान लो बर्फ है, वो पिघल के पानी बन रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। यानी अगर पानी जमने के दौरान आयतन बढ़ रहा है
फैल रहा है, तो बर्फ पिघलने के दौरान तो आयतन घटता होगा ना, तो इसी में इसका ठीक उल्टा लिख लेंगे एक लाइन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। हिंदी में लिखेंगे, बर्फ के पिघलने के दौरान, बर्फ के पिघलने के दौरान, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन, इसका आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घटता है। ठीक है, तो बेटा जब पानी जमेगा तो पानी के जमने के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और बर्फ के पिघलने के दौरान आयतन क्या होता है, घटता है। और ये जो फर्क आता है ना, ये लगभग लगभग 10% का फर्क आता है। यानी जब बर्फ पिघल के पानी बनेगी तो उसका वॉल्यूम 10% घट चुका होगा, और पानी जब जम के बर्फ बन रही होगी तो 10% वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन सबसे मैं भी आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो कि अलग अलग पेपर में आए हुए हैं आपको पीडीएफ से। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब पहले यहां तक की बात हो गई। अच्छा जब आप ये वॉल्यूम शब्द पढ़ते हो, आयतन शब्द, तो आपने एक नाम सुना होगा डेंसिटी, घनत्व, तो डेंसिटी को भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहां देखना, डेंसिटी, घनत्व, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी को हम लिखते हैं डी से, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। अब यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, वो आप कहेंगे सर वॉल्यूम आयतन के ठीक व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई आप डेंसिटी मैंने शायद पहले ही बताया होगा, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। मान लो कि बेटा ये 2 कमरे हैं, इस कमरे के अंदर 4 लोग सो रहे हैं और इस कमरे में भी 4 लोग सो रहे हैं। अगर हमें सोने का मौका मिले तो हम किस कमरे में बिस्तर लगा के सोना पसंद करेंगे? ठीक है भाई, इस कमरे में घनत्व, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी को हम लिखते हैं डी से, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। अब यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, वो आप कहेंगे सर वॉल्यूम आयतन के ठीक व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई आप डेंसिटी मैंने शायद पहले ही बताया होगा, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। मान लो कि बेटा ये 2 कमरे हैं, इस कमरे के अंदर 4 लोग सो रहे हैं और इस कमरे में भी 4 लोग सो रहे हैं। अगर हमें सोने का मौका मिले तो हम किस कमरे में बिस्तर लगा के सोना पसंद करेंगे? ठीक है भाई, इस कमरे में भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन तब भी आप इस वाले रूम में सोना पसंद करोगे। मैं कहूंगा भाई पहले वाले में सो जाओ, दूर क्यों जा रहे हो? आप कोई गुरुजी कैसे बात कर रहे हो? ये छोटे से स्टोर में भी आपने 4 लोग भर रखे हैं, इतने बड़े हॉल में भी 4 लोग भरे हैं, तो ये जो स्टोर रूम है, जो कमरा है, मुझे बहुत ही भरा भरा लग रहा है, बहुत ही डेंस लग रहा है। अगर कम जगह में ही बहुत सारा मटेरियल भर दिया जाए, अगर कम जगह में ही बहुत सारा मटेरियल भर दिया जाए तो हम कहेंगे कि बहुत ही डेंस है, इसका घनत्व बहुत ही ज्यादा है। तो अगर कभी कोई आपसे कहे कि इस मटेरियल की डेंसिटी, इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, तो समझ जाना वहां पे कम जगह में ही बहुत सारे पार्टिकल्स भरे हुए हैं। अगर किसी की डेंसिटी कम है तो बहुत बड़े स्पेस में भी कम ही पार्टिकल होंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। सब बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी बिहार में कम जगह में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, सिक्किम में बहुत बड़े एरिया में भी कम लोग रहते हैं। तो डेंसिटी घनत्व क्या बता रहा है? अगर कम से कम वॉल्यूम है मेरे पास, कम से कम आयतन है, और उसके अंदर वॉल्यूम कम है और एक वॉल्यूम ज्यादा है, और दोनों जगह पार्टिकल सेम लिया मैंने, 4 यहाँ 4 यहाँ, यानी कि मास तो दोनों जगह सेम लिया, लेकिन जहां पर वॉल्यूम कम है वही 4 आदमी है, वही 4 आदमी इतने बड़े कमरे में है, तो जहां पर वॉल्यूम कम होगा वहां डेंसिटी घनत्व क्या होगा? ज्यादा। यानी डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो मेरा काम हो गया। तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, पानी सिकुड़ता है, अगर वॉल्यूम घट रहा है यानी कि 0 से लेकर 4 तक पानी की डेंसिटी, इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा 4 पे पानी का वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। तो घनत्व सबसे अधिक कहां पे होता है? 4 डिग्री पर, मैक्सिमम। ठीक है, और सबसे 4 डिग्री पर डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। 4 से ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी कि डेंसिटी घटेगी, घनत्व घटेगा। यानी अगर कोई मेरे से पूछे कि जब हम पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करते हैं तो हमने क्या बोला था कि उसका वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। 4 तक वॉल्यूम घटेगा फिर उसके बाद में बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी क्या होती है? पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है? घटती है। तो डेंसिटी पहले बढ़ेगी और फिर क्या होगी? घटेगी। तो अगर यहाँ पर हम लिखें डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी बेटा पहले बढ़ती है और फिर घटती है, तो प्लस माइनस से लिख लो कि पहले बढ़ेगी और फिर क्या होगी? घटेगी। लेकिन अब दोनों चीजें याद मत रखना,
हाँ, अरुणाचल प्रदेश की भी कम है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उन सबकी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा ये, नॉर्थ ईस्ट में तो सारे स्टेट में कम है। हम्म। अब यहाँ पे देखना कि अब अगर आप दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं अपना खुद बताता हूँ, मैंने अपना खुद जो है वो मैंने केवल वॉल्यूम वाला याद किया हुआ है कि माइनस कोमा प्लस की वॉल्यूम पहले घटता है पानी का और फिर बढ़ता है। तो अब केवल वॉल्यूम वाला याद रखो कि 4 तक वॉल्यूम घटेगा, 4 पे सबसे कम होगा, 4 के बाद बढ़ेगा। तो आप वॉल्यूम का याद रखेंगे कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। लेकिन मान लो पेपर में डेंसिटी का आ गया तो वॉल्यूम का लिख लो साइड में कॉपी में रफ पेज पे कि वॉल्यूम पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर डेंसिटी पूछ लिया तो पेपर में बैठ कर उल्टा कर देना कि डेंसिटी घन तो पूछेगा, तो यानी कि अगर वॉल्यूम पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो डेंसिटी पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, तो वहीं के वहीं उल्टा कर देना। यानी कि अपना दोनों चीजों को एक साथ ही कर रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब मैं क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ में दिखा देता हूं कि पेपर में आपको क्वेश्चन कैसी कैसी शक्ल में दिखाई देंगे। एक बार उस पर आते हैं। प्रैक्टिस सेट 5-6। ये क्या हो रहा है भाई, टक टक की आवाज क्यों आ रही है मेरे? लग रहा बुरा मान जा रहा है भाई। 5-7 में होगा शायद कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में ये है। ये करो। कह रहा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। तो बेटा इसने देखो केवल 0 से लेकर 4 तक का पूछा है। तो आपको पता है कि 0 से केवल 4 तक की बात की गई है। तो पानी को अगर हम 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा? आप कहेंगे सर डिक्रीज होगा, घटेगा। तो 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटता है क्योंकि 4 तक की ही बात की। ये करो। कह रहा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। तो बेटा इसने देखो केवल 0 से लेकर 4 तक का पूछा है। तो आपको पता है कि 0 से केवल 4 तक की बात की गई है। तो पानी को अगर हम 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा? आप कहेंगे सर डिक्रीज होगा, घटेगा। तो 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटता है क्योंकि 4 तक की ही बात की। तो एक बच्चा वृद्धि बता रहा है। अरे शशिकांत यादव जी क्या कर रहे हो? पूरी क्लास का आपने रिकॉर्ड खराब कर दिया। बाकी सब बच्चे भी बता रहे हैं, बिहारी बाबू, विकास, निखिल, कुलदीप, समर्पित, एक बच्चा और इंक्रीज बता रहा है। बेटा वॉल्यूम पूछा है तो मैंने कहा था कि आप वॉल्यूम वाला याद रखो कि वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। डेंसिटी का पूछेगा तो वहीं के वहीं उल्टा कर देंगे। तो वॉल्यूम वाला ही पूछा उसने। अगले में वही आगे जो हमने बताया था आपको कि जनरली आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम पानी को अगर 0 से लेके 10 तक गर्म करें तो क्या होगा। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम तुमने याद किया है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 4 तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? डी, कि फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। दोनों क्वेश्चन आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी का है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो लिखना भाई खाली ये जो राहुल, कमरवीर, गोपाल ABCD लिख रहे हैं किसी का कोई आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। इसने कहा कि व्हेन आइस मेल्ट्स, जब बर्फ पिघलती है तब। तो जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि पानी जमता है तो पानी के पाइप फाड़ देगा, कांच की बोतल तोड़ देगा। पानी जमते समय वॉल्यूम बढ़ता है, जमते समय। तो पिघलते समय क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज हो जाता है? 10%। तो जो बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन लिख रहे हैं उनका एकदम सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में बी ऑप्शन। ये करो। क्वेश्चन नंबर 17। सत्येंद्र कुमार रोकी, गोपाल कुमार, शशिकांत यादव, राहुल KR, धीरज गुप्ता जी, मनीष शर्मा लगातार हमें कुछ ना कुछ आंसर भेज रहे हैं। अमन सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पानी से भरी कांच की बोतल फ्रीजर में रखने पर टूट जाती है क्योंकि। बेटा आपको पता है कि पानी की बोतल अगर हम भर के रख देंगे फ्रीजर में, क्यों टूटती है? जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये कह रहा है कि बोतल श्रिंक करती है, बोतल कोई फर्क नहीं पड़ रहा कांच की बोतल में। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज नहीं, फ्रीज नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग। जब पानी जमने पर इसका आयतन बढ़ता है तभी तो कांच की बोतल टूट जाएगी। हमने क्या पढ़ा था कि जब पानी जमता है तो वॉल्यूम बढ़ता है और बर्फ पिघलती है तो वॉल्यूम घटता है। तो पानी के जमने के दौरान इसका वॉल्यूम, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन। जमते समय वॉल्यूम बढ़ता है और पिघलते समय वॉल्यूम घटता है। ठीक है, ओके। सर हमारा एक डाउट है, पूछो भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? अच्छा वापस आते हैं। ठीक। अच्छा, तो दोबारा एक बार और समझेंगे। मैंने क्या कहा है
कि आपको याद क्या रखना है, वॉल्यूम वाला केस याद रखना है कि वॉल्यूम पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, बस वॉल्यूम याद रखेंगे। जैसे वी वाले से एक बच्चे ने बताया कि वॉल्यूम पहले घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले घटता है वॉल्यूम और फिर बढ़ता है। डेंसिटी पूछ लेगा तो उल्टा कर देंगे कि पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। दूसरा, वॉल्यूम 4 पे मिनिमम होता है, डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि जब पानी जम रहा होगा तो पाइप फट जाएंगे, नहीं जमते समय वॉल्यूम बढ़ जाता है, जमते समय वॉल्यूम इंक्रीज होगा और पिघलते समय वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक की बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बेटा, मैंने एक दिन आपको क्वेश्चन बताया था, उस बच्चे का डाउट उससे जुड़ा हुआ ही है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि कोई चीज 100 डिग्री पर है, वो 100 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर 2 मिनट में पहुंच जाती है, मान लो कोई चीज ठंडी होते होते 100 डिग्री से 90 डिग्री पहुंच गई 2 मिनट में, तो 90 से 80 होने में कितना समय लगेगा। तो आपको याद होगा, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन के नियम का यूज करके मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु 100 डिग्री से 90 डिग्री तक 2 मिनट में पहुंचती है तो 90 से 80 होने में 2 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। तो बच्चा कह रहा है कि एग्जैक्ट क्या टाइम होगा। देखो, उसके लिए मैंने हालांकि आपको बताया नहीं फॉर्मूला, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई एक वस्तु जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस से, एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने क्लास में कि 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 25 सेकंड में पहुंचती है, 90 से 75 पहुंचती है 25 सेकंड में। तो 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, ये टाइम आपको बताना है कितना समय लगेगा। अगर मैं रूम टेम्परेचर मान लेता हूँ 25 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर में कितना मान लेता हूँ 25, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चा पूछ रहा है। तो रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पेपर में क्या होगा, जनरली आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बैच का नाम बताओ पहले आप अपने रवि, क्योंकि 2-3 बैच मर्ज हैं इसमें ना, तो कौन सा बैच है आपका वो बताएंगे तो बताऊंगा। अब देखो, पेपर में आपको शायद पेन ना चलाना पड़े, क्योंकि वो 100% देखो क्या करेगा। अगर 90 से 75 होने में 2 सेकंड 25 सेकंड लगे, तो 75-60 होने में कितना समय लगेगा। तो एक ऑप्शन तो 25 सेकंड वाला रखेगा ही, उसे बाहर कर देना। एक ऑप्शन वो 25 सेकंड से कम का भी रखेगा, उसे बाहर कर देना। तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपको मिले, 2 ऑप्शन में लिख देगा कि जो 25 सेकंड से अधिक का समय होगा। तो एक में 25 से थोड़ा सा अधिक समय होगा, मान लो 28-30 सेकंड का, और एक को ज्यादा कर सकता है 55-60 सेकंड का। तो जो थोड़ा सा ज्यादा होगा उस पर टिक लगा देना। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि सर ठीक है 90 से 75 होने 25 सेकंड लग रहे हैं, तो 75-60 होने 25 सेकंड से अधिक का समय लगेगा, तो पर कितना, 27 सेकंड की, 28 की, 29 की, 30 की, 32, तो कैसे निकालेंगे। मैं इसका एक फॉर्मूला है, देखो हमने क्या पढ़ा था, वो फॉर्मूले को देखना। फॉर्मूला है डेल्टा थीटा बाई टी इजकल टू के टी बार माइनस टी नोट, ठीक है। ये बेटा जो डेल्टा थीटा है ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, की तापमान में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब है जैसे यहाँ पे 90 से 75 हुआ है, तो 90 से 75 होने में कितना समय लगा, यानी कि जो चेंज आया कि 90 से 75 पहुंचे, जो चेंज आया कितने समय में, वो टी है यहाँ पे टाइम, समय। ये बेटा क्या, तो कॉन्स्टेंट है। टी बार क्या है बेटा, टी बार है एवरेज टेम्परेचर, टी बार है T1 प्लस T2 बाई 2। यानी जब मैं इस वाले कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ कि 90 से 75 पहुंचे, तो टी बार कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 75 बटे 2 करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये टी नोट क्या है, ये रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान। अब देखो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका मन कर रहा है कि मुझे एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि 90 से 75 होने 25 सेकंड लगे, तो 75-60 होने में कितने लगेंगे, तो ये फॉर्मूला पहले इस वाली कंडीशन के लिए लगाना, तो ऐसे इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वाली कंडीशन के लिए लगाना, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। अब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखना कि अब हम एक्जैक्ट समय निकालने वाले हैं। अगर आप चाहो तो मैं काम करता हूँ यार, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन, जब मैं T1 प्लस T2 बाई 2 करूंगा, 90-75 जोड़ूंगा तो 165 बटे 2 पॉइंटों में आएगा। तो मैं काम करूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो, मैं यहाँ पे से 70 डिग्री कर लेता हूँ, ताकि ना कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। यहाँ 70 डिग्री कर लेते हैं, मान लो कि 90 से 75 में लगे 25 सेकंड, तो 70 से 50 होने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो 90 से 75, 20 डिग्री गिरा 25 सेकंड में, तो 70 से 50 होने में कितना समय लगेगा। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी आसान रहेगी, ठीक है। और कोई वजह नहीं है ऐसे करने की, क्योंकि वहाँ पॉइंट में आंसर आता तो फालतू में हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ आ जाओ। अब जैसे ये बेटा मेरे पास में फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को मैं पहले केस फर्स्ट के लिए अप्लाई करूंगा। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा, ये है केस फर्स्ट, ये है केस सेकंड। तो 90 से 70 होने में लगे 25 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाओ। डेल्टा थीटा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 70 में से 90 घटाएंगे तो कितने का चेंज आ गया, 20 का। कितने टाइम लग रहे हैं, 25 सेकंड। कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं पता। टी बार क्या है, T1 प्लस T2 बाई 2, 90 और 70 कितना हो गया, 160 बटे 2 यानी कि 80, और रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, ठीक है। तो माइनस
5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये आ गया -4/5 इजकल टू के। 80 में से 25 गए तो कितना बचेगा? 55। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/5 गुणा 55। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये मेरे पास आ गई कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अब यही सेम चीज हम करेंगे के सेकंड के लिए। तो के सेकंड में 90 से 70 से 50 हो रहा, चेंज कैसा आता है? फाइनल माइनस इनिशियल, 50 से 70 घटाएंगे, -20 का चेंज आ गया। टाइम कितना लग रहा है? ये टाइम हमें निकालना है इस बार। पिछली बार तो 90-70 होने 25 सेकंड लगे, तो टाइम 25 सेकंड था हमारे पास में। अच्छा, लेकिन हमारे पास में इस कांस्टेंट की वैल्यू है के की, वो कितनी है? -4/5 गुणा 55। अंदर क्या है? टी बार। तो 70 और 50 120 भाग करेंगे, कितना आएगा? 60, और माइनस रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री। अब यहाँ सोल्व कर लो, माइनस से माइनस चला गया, 4 पंजे 20, यानी कि हो गया 5/T। 5/T किसके बराबर हो गया? 55। नीचे लिखा है 5 गुणा 55, और यहाँ कितना आएगा? 60 में से अगर 25 गए तो आएगा 35। सोल्व कर लो इसे, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5/T इजगल टू हो गया ये 7/11 पंजे 55। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7T इजगल टू 55 गुणा 5। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5 पंजे 25, 2 5 25 27, 275/7। तो सोल्व कर लेंगे तो 7 14 7 21, 14 7 21, 7 चौक 28, 7 14 7 21, 21 6, 7 नीम 63, यानी कि कुछ ऐसे आ रहा है, लगभग 39 सेकंड के आसपास का आ रहा है। 35.7 नहीं आएगा, तो 7 14 7 21, 21 और 6 आएगा, 7 नीम 63। ठीक है, यानी कि लगभग ये आ जाएगा आपका 39 सेकंड के आसपास का समय, लगभग 39 सेकंड के आसपास का समय आएगा। ये हमारा आंसर है। देखो दोबारा समझना मैंने क्या किया है। हालांकि मैंने कहा कि आपसे कि पेपर में बहुत ही कम होगा कि आपको पेन चलाना पड़े, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि 90-70 होने में 25 सेकंड लगे तो 70 से 50 होने में 25 सेकंड से अधिक का समय लगेगा। पर वो सेकंड 25 से ज्यादा होगा कितना? 30 35 40 50 कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो ये क्या? टेम्परेचर, पहले इसे फर्स्ट केस के लिए लगाओ, तापमान में चेंज कितना हुआ उसका टाइम आपको दे देगा कि 90 से 70 होने में 25 सेकंड। तो हमारे पास क्या गया कि 70 में से हमने क्या घटाया? 90, तो माइनस के 20, और नीचे टाइम दे रखा था के नहीं था, टी बार क्या है? दोनों टेम्परेचर जोड़ के 200 भाग के ये है रूम टेम्परेचर। तो इक्वेशन 1 हम जब केस फर्स्ट के लिए लगाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर यही क्या करेंगे? सेकंड केस के लिए लगाएंगे। सेकंड केस में टाइम हमें पता नहीं है, कांस्टेंट हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बच्चे ने पूछा तो मैंने इसलिए बता दिया है। पर अगर वो पेपर में क्वेश्चन डिजाइन करेगा ना टीचर, तो चाहेगा कि वो केवल आपसे ऑप्शन देखना चाहेगा, वो नहीं देखना चाहेगा कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस जो हम पढ़ रहे थे इस पे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे। ठीक है, जिसे देखना था वो बाद में देख लेना, क्लास को ना वीडियो को रोक के आराम से। अब यहाँ पे हम कुछ वैरायटी पे उगा रहे हैं। यहाँ देखो, जो इस बच्चे ने पूछा है एग्जैक्ट टाइम भी पेपर में पूछा गया है, लेकिन वो ऐसे पूछा उसने कि एक ऑप्शन तो जैसे मान लो 25 सेकंड ही लिख देगा, एक ऑप्शन ज्यादा वाला लिख देगा, एक लिख देगा कम वाला, एक वाला हो सकता है कि एक और कम वाला ही लिख दे, एक ही ऑप्शन ज्यादा वाला हो। तो नॉर्मली पेपर में सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में ना। तो वो आपका यहाँ पे ही नहीं देख रहा तुम कितने बड़े साइंटिस्ट हो, वो देख रहा है कि लॉजिक आपका कितना बढ़िया है। ठीक है, ये बेटा मेरे पास एक बीकर में पानी है, और ये पानी के अंदर एक आइस क्यूब तैर रही है। ठीक है, एक आइस क्यूब तैर रही है, और जिस समय आइस क्यूब तैर रही है तो उस समय बेटा जब आइस क्यूब तैरेगी तो कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर होता है, कुछ होता है बाहर। ये हमारे पास आइस क्यूब थी, और इतना हिस्सा उसका पानी के अंदर है ये, और ये हिस्सा है बाहर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब कोई वस्तु पानी, जब बर्फ पानी के अंदर तैरता है तो उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर होता है और कितना होता है बाहर। तो याद रखना, तैरती बर्फ का 90% हिस्सा होता है पानी के अंदर और 10% होता है बाहर। तो 90 का होगा कि 9/10 पार्ट तो अंदर होगा और 1/10 पार्ट होगा बाहर। ठीक है, तो 90% हिस्सा अंदर और 10% होगा बाहर। ठीक है, आएगा समझ में? 25 से 39, क्योंकि हमने डिफरेंस ज्यादा ले लिया ना, 20-20 डिग्री का ले लिया, तो अगले 20 डिग्री तापमान गिरने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब ये बेटा जब मैंने आपको बात बताई ये नॉर्मल वाटर की है। ये समुद्री पानी में थोड़ा सा बर्फ जो होता है ज्यादा हिस्से में बाहर रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा घनत्व वाला होता है, तो समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। आएगा समझ में? 25 से 39, क्योंकि हमने डिफरेंस ज्यादा ले लिया ना, 20-20 डिग्री का ले लिया, तो अगले 20 डिग्री तापमान गिरने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब ये बेटा जब मैंने आपको बात बताई ये नॉर्मल वाटर की है। ये समुद्री पानी में थोड़ा सा बर्फ जो होता है ज्यादा हिस्से में बाहर रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा घनत्व वाला होता है, तो समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। तो ये नॉर्मल वाटर में 90% हिस्सा अंदर होता है, 10% रहता है बाहर। अब इसी का ही अगला भाई आ रहे हैं हम इस क्वेश्चन के। अब अरे ये क्या हो गया बेटा, अगला देखो, जितनी बार मैं बीकर बनाऊंगा उतनी बार ही आपको बनाना है।
अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और तैरते समय मान लो जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो पानी का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक। तो आपसे कहेगा अगर किसी बीकर में बर्फ तैर रही हो और वाटर का लेवल यहाँ तक है तो ये बर्फ पूरी पिघल के पानी बन जाएगी, इसी के अंदर ऐड हो जाएगी। जब पूरी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी तो वाटर का लेवल आपको बढ़ते हुए दिखेगा, घटते दिखेगा या सेम दिखेगा? तो बताओ कि बर्फ पिघलते समय वाटर का लेवल बढ़ता घटता है कि सेम रहता है? एक बच्चे का हमारे पास में आंसर आया है कू का, बिल्कुल ठीक आंसर आया। ठीक है, हम्म। जितने बच्चे कह रहे हैं बढ़ेगा उनका गलत है, जो कह रहे हैं घटेगा उनका महा गलत है, जो कह रहा है वाटर का लेवल सेम रहेगा उसका सही है। देखो, अगर किसी बीकर में एक आइस क्यूब तैर रही हो और उस आइस क्यूब के पिघलने के बाद में वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेवल पहले था वही का वही रहेगा। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। आपने घर में देखा होगा, आपने गिलास पानी लिया और उसके मान लो कि आपने कोई पानी लिया, उसके अंदर कुछ बर्फ मिला डाल दी और पूरी ऊपर तक गिलास से ऊपर तक बर्फ और पानी भरा हुआ है। जो बर्फ पिघल जाती है क्या गिलास से पानी बाहर निकलता है क्या? नहीं, वाटर का लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भी आएंगे उसमें, पहले लिखेंगे। आफ्टर melting of ice, the level of water in beaker. After melting of ice, the level of water in beaker will remain same. हिंदी में लिखेंगे, ये बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर समान बना रहेगा। यानी अगर बर्फ पिघल जाए तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है उस बात को आपको समझना। देखो बेटा, मुझे पता है कि जब कोई बर्फ तैर रही होती है तो उसका ये 90% हिस्सा अंदर होगा, 10% होगा बाहर। ये जितना भी उसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम का 90% स्पेस अंदर होगा, 10% होगा बाहर। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो बर्फ है मेरे पास में, इसका कुल आयतन 100 है, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 90% हिस्सा अंदर रहेगा, यानी कि अंदर वॉल्यूम कितना रहेगा 90 सेंटीमीटर क्यूब, और बाहर कितना रहेगा 10। तो मैंने मान लिया है, माना इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 का 90% हिस्सा अंदर होगा, ना कि 90 होगा अंदर, 10 होगा बाहर। यानी कि जब बर्फ तैर रही है तो उसने अंदर कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम घेर रखा है 90%, तो इसने 90% हिस्सा घेर रखा है, उसके हिसाब से इसने कुछ पानी को हटाया तो वाटर का लेवल यहां तक बना हुआ है। लेकिन जब ये बर्फ पिघल जाएगा, भाई जयप्रकाश, एक तो बेटा क्लास में ना 7:15 की क्लास में 8 बजे आके गुड मॉर्निंग नहीं करना, टाइम से क्लास में आना है ना। ये बच्चा कह रहा है सर आपका लेक्चर में क्या, भाई आपके लेक्चर में क्या हो गया, एक ही बार में पूरी बात लिखा करो, टुकड़ों टुकड़ों में लिख रहे हो। अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो हमें पता है कि 10% तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, यानी जो बर्फ अंदर है उसका आयतन है 90, लेकिन इस 90 में से 10% वॉल्यूम इसका भी तो 90 है, लेकिन 10% घट के कितना बच जाएगा, 90 का 10% होता है कितना 9, यानी अंदर जो वॉल्यूम है 9 घट गया, तो यानी कितना बचेगा अंदर 81 सेंटीमीटर क्यूब बचा। यानी जैसे बर्फ पिघलेगी तो अभी इसने अंदर 90 सेंटीमीटर एरिया घेर रखा है, 10% वॉल्यूम घट के रह जाएगा, 90 से 81 का वॉल्यूम सुकड़ेगा, तो पानी का लेवल आपको लगना चाहिए कि नीचे आएगा, भाई 90 की जगह 81 रह गया। लेकिन साथ में क्या होगा, ऊपर वाली बर्फ पिघल के भी तो अंदर ऐड होगी। अब अंदर ऊपर वाली बर्फ कितनी है, आप कहेंगे सर ऊपर वाली जो बर्फ है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, जब ये पिघलेगी तो इसका भी 10% वॉल्यूम घटेगा, तो 10 का 10% होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम घट जाएगा, यानी कितना बनेगा अंदर 9 सेंटीमीटर क्यूब ऐड हो गया। यानी जब ये बर्फ थी तो अंदर कितना वॉल्यूम था 90 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन पिघलने के बाद क्या हुआ कि 90 सेंटीमीटर का तो इसका तो बन गया 81 रह गया, और ये वाली बर्फ पिघल के 10% घटा तो 9 इसका ऐड हो गया, तो 81 और 9 फिर से अंदर कितना वॉल्यूम है 90 सेंटीमीटर क्यूब ही है। यानी जब बर्फ तैर रही थी तब भी उसका अंदर कितने जगह घेर रखी थी 90 सेंटीमीटर क्यूब, पिघलने के बाद खुद रह गई 81, पर अंदर वाला भी बर्फ पिघल के अंदर ऐड हो गया, ऊपर वाला बर्फ भी, तो तब भी अंदर कितना वॉल्यूम है 90 ही है, तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर का लेवल सेम रहेगा। ठीक है, एक तरह से वाटर आइस हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगा कि कम होगा? भाई एक चीज देखो ना, बर्फ की डेंसिटी कम होती है तभी तो बर्फ पानी के अंदर तैरता है। पानी जो होता है उसकी डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और जो आइस होता है ना उसकी डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो बर्फ की डेंसिटी पानी की 90% है, और बर्फ की डेंसिटी पानी की जितने परसेंट होगी उतना हिस्सा अंदर रहेगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, इस बात को समझो। मैंने क्या कहा
ये बच्चा कह रहा हवा नहीं लगा। अच्छा, हवा नहीं लगा, दोबारा समझो। मैंने कहा कि जब ये आइस क्यूब तैर रहा था, आपने कहा कि ठीक है सर ये आइस क्यूब तैर रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। जब ये आइस क्यूब तैर रहा था तो उसका कितना हिस्सा अंदर होता है पानी के? आप कहेंगे सर 90% हिस्सा अंदर होता है, 10% बाहर, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ इसका टोटल वॉल्यूम है 100, टोटल वॉल्यूम 100 है, तो भी बर्फ तैयारी होगी 90% हिस्सा अंदर होगा, यानी कि 90 सेंटीमीटर क्यूब अंदर होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा बाहर। यानी जो अंदर बर्फ है उसने कितना स्पेस घेर रखा है? आप कहेंगे सर 90 सेंटीमीटर क्यूब घेर रखा है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, 90 घेर रखा है। लेकिन जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो अंदर बर्फ का पानी बन जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा। हमने पढ़ा है कि बर्फ पिघलते समय उसका वॉल्यूम 10% घटता है। आज जो लिखवाया था कि जब बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन 10% घट जाता है, यानी जो बर्फ अंदर है इसका वॉल्यूम तो 90 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन पिघल के पानी बन जाएगी तो 90 से इसका वॉल्यूम 90 का 10% कितना होता है? 9। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 10% घट गया, यानी कि 90 का 10% होता है 9, यानी कि कितना रह जाएगा? 81 सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। यानी अंदर जो बर्फ थी पहले उसने 90 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस घेर रखा था, लेकिन पिघलते ही वॉल्यूम रह गया उसका 81। लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो ऊपर वाली बर्फ पिघल के अंदर ऐड होगी। ऊपर वाली बर्फ कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 10% वॉल्यूम घटेगा। पिघलने में 10% वॉल्यूम घटता है, इसका 10% घट के रह गया 81, तो उसका 10% घट के जो अंदर ऐड होगा वो कितना ऐड होगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो 81 और 9 फिर से कितना हो गया? 90। यानी कि जब ये बर्फ है तभी अंदर वॉल्यूम कितना है? 90। पिघलने के बाद ये कैसी हुआ? पानी बन गया, ये 9 हुआ, फिर से कितना है अंदर? 90 ही है। तो जितना बर्फ ने पहले स्पेस अंदर घेर की थी, पूरा बर्फ पिघल के जब पानी बनेगा तो पूरे बर्फ का जैसे अभी टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 है। पूरा बर्फ पिघल के जब पानी बन जाएगा तो अंदर कितना वॉल्यूम उसके ऐड होगा? 90 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। इसलिए वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा समझना, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैंने क्या कहा कि एक चीज तो आप सीधे घटी लो कि जब बर्फ पिघलती है तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बर्फ पिघलेगी तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो याद कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा हो क्यों रहा है कि जब वो बर्फ थी तो अंदर उसने कितना आयतन घेर रखा है? 90 सेंटीमीटर क्यूब घेर रखा है। लेकिन जब पूरी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी तब भी अंदर 90 सेंटीमीटर क्यूब ही जगह घेरेगी, क्योंकि खुद पिघल के 81 सेंटीमीटर, बाहर खुद पिघल के 81 रह जाएगी, ऊपर वाला बर्फ पिघल के 10 से 9 रह जाएगा, तो फिर से अंदर 90 ऐड होगा। ठीक है, आगे समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी का एक भाई और करेंगे हम क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है कि थोड़ा तो बढ़ेगा ही है, आपके कहने से थोड़ी ना बढ़ेगा भाई, कहेगी थोड़ा तो बढ़ेगा ही। एक से एक धुरंधर है, मतलब इसका मन कर रहा है कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इसलिए कह रहा बढ़ जाएगा। लॉजिक नहीं देख रहा है कि जब बर्फ है अंदर तो 90 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा घेर रखा है, पिघल के खुद 81 घेरेगी, पर ऊपर वाला बर्फ 9 ऐड करेगा तो टोटल 90 बन जाएगा। तो बेटा मेरा क्वेश्चन देखो आपसे ये है, मेरे पास में ए फिर से एक आइस क्यूब है जो कि तैर रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक आइस क्यूब तैर रही थी और मैंने इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया। अब केवल आइस क्यूब नहीं तैर रही, इस आइस क्यूब के ऊपर मान लो एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है या कोई 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, एक सिक्का रखा है कॉइन। ठीक, अब मुझे एक चीज बताना, ध्यान समझना। अब हमारे पास में, हमने क्या बोला आपसे कि मेरे पास में एक आइस क्यूब है, वो तैर रही थी, उसके ऊपर मैंने एक 5 रुपए का सिक्का रख दिया, तो सिक्का हल्का सा पुश करेगा आइस क्यूब को। अब ये दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे हैं, तो इस बार एक आइस क्यूब एक सिक्के के साथ तैर रही है। जब ये आइस क्यूब सिक्के के साथ तैर रही थी तो पानी का लेवल बीकर में यहां तक है, यहां तक। तो इस वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये आइस क्यूब रख के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे हैं और पानी का लेवल बीकर में यहां तक है, तो जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो सिक्का टक से अंदर गिर पड़ेगा। तो इस वाले केस में जहां पर आइस क्यूब के ऊपर कोई सिक्का है, कांच का टुकड़ा रखा हो या कोई लेड की गोली रखी हो, इस केस में बर्फ पिघलेगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? टू का गलत हो गया। ये बच्चा अगर हिंदी बोला करो, समझ नहीं आता बेटा, आप इतनी हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो हैं? हिंदी बोला करो, फलाना बोला करो। अब यहाँ देखो, इस वाले केस में ये हमारे पास में एक बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर एक आइस क्यूब। इतने मूर्ख बच्चे हैं, आइस क्यूब को बोलूं बर्फ, इतना तो समझ जाओ। तो आइस क्यूब तैर रही है और इस आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, तो ये आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, आइस क्यूब ने हल्का सा पुश किया, दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे हैं। इस वाले केस में जब आइस क्यूब पिघल के पानी बन जाएगी, सिक्का अंदर गिरेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? देखो इसका आंसर होगा बेटा, इस वाले केस में वाटर का लेवल जो है वो घटेगा। तो लिखेंगे, आइए बताऊंगा क्यों घटेगा। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस the level of water in beaker will decrease in this case। हिंदी में लिखेंगे, बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद इस केस में
पानी का लेवल घट जाएगा बर्फ के पिघलने के बाद। इस केस में पानी का स्तर या पानी का लेवल घट जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, और जिन्हें हजम हो भी रही हो पुराने किसी बैच में पढ़ चुके हैं। 99% संभावना है। देखो अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, क्योंकि ये पिछले वाला क्वेश्चन है ना, पेपर में ज्यादा आता है ये 90% केस में यही क्वेश्चन आता है कि बर्फ तैर रही है, पिघलने पर वाटर का लेवल क्या रहेगा, सेम। तो बहुत सारे बच्चों ने रट्टा मार रखा है कि जब बर्फ पिघलेगी तो हम सीधे टिक लगा देंगे कि वाटर का लेवल सेम रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है कि बर्फ पिघलने पर वाटर के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, वो ढंग से क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है, वो सेम पे टिक लगा देते हैं। जो ढंग से पढ़ता है वो सोचता नहीं यहाँ तो चेंज है, यहाँ केवल आइस क्यूब नहीं तैर रही, आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का भी रखा हुआ है, अब ये दोनों मिलकर तैर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई इस वाले केस में जब बर्फ पिघलेगी तो सिक्का क्या ही फर्क डाल देगा, तो भी वो सेम पे टिक लगा देते हैं। कुछ सोचते नहीं, जब बर्फ पिघल के पानी बनेगी और सिक्का अंदर गिरेगा तो सिक्का हल्का फुल्का तो वाटर का लेवल बढ़ाएगा ही, वो बढ़ने वाले पर टिक लगा देते हैं। वो क्यों गलती करते हैं मैं हर क्लास में बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने बचपन में कहानी पढ़ी है प्यासा कोवे वाली। बचपन में कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक घड़े में पानी होता है लेकिन वो पानी का लेवल रहता है कम। अब हुआ क्या कि ये कौवा आया, ये कौवा प्यासा भी और थोड़ा होशियार भी है, तो उसने क्या देखा कि इसकी जो चोंच है वो पानी तक पहुंच नहीं पा रही। तो ये क्या करता है कि अगल बगल में जो पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं उन टुकड़ों को उठाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, और क्या करेगा उन टुकड़ों को यहाँ डालना शुरू करता है। ये टुकड़े अंदर गिरते हैं, पत्थर के टुकड़े, ईंट पत्थर के टुकड़े हैं, तो टुकड़े डालने से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ता है, और जब उसकी चोंच तक पानी आ जाएगा तो उसने पानी को पी लिया। तो बच्चों को लगता है कि जैसे हमने घड़े में पानी था, अगल बगल से पत्थर टुकड़े डाले, पानी का लेवल बढ़ गया, तो लगता है कि यहाँ पे बर्फ पिघलेगी, सिक्का अंदर गिरेगा तो यहाँ भी पानी का लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों केस को आपको रिलेट नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। इस वाले केस में बेटा जो आपने बर्फ, ये जो आपने ये पत्थर के टुकड़े, ये जो ईंट पत्थर जो भी डाला अंदर, कंकर डाली, ये आपने जबरदस्ती बाहर से ला के डाली है, तो ये बाहर से ला के डाल रहे हैं, तो ये जैसे अंदर गिरेंगी तो ये क्या करेंगे, पानी के लेवल को बढ़ाएंगे। लेकिन इस वाले केस में जो सिक्का गिर रहा है ना अंदर, ये सिक्का इस सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। ये सिक्का आपने अपनी जेब में से निकाल के नहीं डाला, यहाँ पे ये सिक्का रखा हुआ था इस क्यूब के ऊपर, दोनों तैर रहे थे, तो उस समय आपने देखा कि दोनों तैर रहे हैं तो वाटर का लेवल ये है। तो पिघलने के बाद क्या होगा, तो सिक्का जो सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो इस वाले केस को आपको रिलेट नहीं करना है। अब इस बात को क्या करते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इस समय पहले आपको आसान तरीके से बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, पहले आप इसका बहुत ही बेसिक तरीका देखना, फिर टेक्निकल तरीके पाएंगे हम बाद में। तो जैसे जैसे मैं क्लास में बोलूंगा आप अपने दिमाग में बिल्कुल वैसे ही वीडियो बनाना। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास में एक बाल्टी है जिसमें हम सुबह बनाते हैं, उस बाल्टी को दिमाग में लेके आओ, बाल्टी मग पानी। ठीक है, वीडियो बनाया। अब मान लो कि आपकी बाल्टी में पानी का लेवल 70% तक है, 70% तक पानी भरा हुआ आपकी बाल्टी में। अब आपने उसमें मग छोड़ दिया, मग हल्का है, पानी में तैर रहा है। अब इस मग को सीधा करो और इसके अंदर पत्थर डालने शुरू करो। जब पत्थर आप मग में भरोगे ना तो मग भारी होकर नीचे को बैठेगा, तो पानी का लेवल बढ़ के हो गया मान लो कि 85%। यानी कि अब ये आपने जो पानी 70 तक था, लेकिन मग में जब पत्थर भरे तो 85% तक पानी का लेवल पहुंच गया। यानी मग और पानी, मग पत्थर के साथ पानी में तैर रहा है, 85% पानी का लेवल है 85% तक। अब मुझे बताना, अगर आप इस मग को झटके से वापस बाहर निकाल लो तो लेवल फिर से 70 पहुंच जाएगा। अब ये पत्थर और मग को अलग अलग छोड़ दो पानी के अंदर, तो जैसे आप इस मग और पत्थर को अलग अलग करोगे तो क्या फिर लेवल 70 से 85 हो जाएगा? नहीं, जब मग और पत्थर अलग अलग होंगे ना तो सकता है कि लेवल पानी का 70 से 72 73 ही पहुंचे, 85 नहीं पहुंच पाएगा। यानी यही पत्थर जब मग के अंदर आपने भरे तो मग को उन्होंने पुश किया, पानी का लेवल 70 से 85 कर दिया, लेकिन अलग होने पर वो लेवल 85 तक नहीं ले पाए, 72 73 की ले पाए। यानी अलग होते लेवल 85 से कहां गया 73 पे। वैसे यहां पर है कि जब ये सिक्का इस आइस क्यूब के ऊपर रखा है, इसने आइस क्यूब को पुश कर रखा है, तो पानी का लेवल काफी उठ के यहां तक आ गया। लेकिन पिघल के ये बर्फ पिघल के सिक्का अंदर गिरेगा तो अभी सिक्का अपने दम पर पानी का लेवल वहां तक नहीं पहुंचा सकता जितना इसने पानी का लेवल बर्फ के ऊपर रखे होने से पहुंचा रखा था। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यानी कि हमने क्या देखा कि अगर हम किसी बीकर में एक आइस क्यूब तैर रही है और इस आइस क्यूब के ऊपर, उस आइस के ऊपर एक सिक्का रख देंगे तो वो बर्फ पिघलेगी, तो वाटर का लेवल पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब यहां पर लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे से सुनने के बाद रट्टा मार लेते हैं वो कि बर्फ पिघलने वाला केस आएगा तो पेपर में डिक्रीज पर टिक लगा देंगे। बेटा डिक्रीज पर हमेशा नहीं लगाना, पेपर में ज्यादातर केस आता है सेम वाला। तो आपको देखना है कि केवल अगर वो बर्फ पिघलने की बात करेगा तो हम बोलेंगे वाटर का लेवल सेम रहता है, लेकिन अगर वो कह दे पेपर में कि बर्फ के ऊपर कोई सिक्का रखा हुआ है, या उसके अंदर कोई लोहे की बॉल फंसी हुई है, या उसके अंदर ऊपर कोई कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, अगर केवल आइस क्यूब नहीं है तो पिघलने वाटर लेवल हम क्या बोलेंगे, सेम। अरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? सर मगर ब्रिक की जगह पानी रखेंगे तो बेटा दोनों उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी जो अंदर और बाहर है दोनों सेम ही डेंसिटी वाले हैं। आपको ऐसी चीज रखनी पड़ेगी सिक्के के बर्फ के ऊपर जो भारी हो, जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो, जो बर्फ के पिघलने पर डूबती हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अब आपको बताना कि इसका आंसर सेम वाला होगा या डिक्रीज वाला होगा।
तो क्वेश्चन पढ़ के आप बताएंगे कि पेपर में आप डिक्रीज वाले पर टिक लगा के आएंगे कि सेम वाले पर टिक लगा के आएंगे। ये करना है। हम्म। इसने कहा है जब एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर बेटा यहाँ पे क्या कहा कि बर्फ का टुकड़ा पिघलने की बात की है। यहाँ कोई सिक्का रखा है, बोल रखी है, फलाना रखा है, ढिकाना रखा है, किसी की बात नहीं की। तुम सीधे बोलेंगे वाटर का लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा, समान बना रहेगा। तो सबका आंसर सी ठीक है। जो बच्चा ए पे टिक लगा रहा है भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। ये क्लास में इतना समझाने के बाद भी फर्क नहीं कर पा रहा है, ए बता रहा है। अरे मैंने कहा कि अगर केवल बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसके पिघलने पर वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बर्फ का टुकड़ा अकेला नहीं है, उसके अंदर कोई चीज फंसी हुई है या उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है तब वाटर का लेवल डिक्रीज होता है। कौन था ये जो ये बता रहा है, एक मिनट इसका नाम देखने दो, कौन है ये मूर्ख। सत्येंद्र कुमार रोकी। भाई तुम पूरी क्लास सी बता रही है, तुम अलग ही दुनिया में चल रहे हो। किसने बताया तुम्हें इसका आंसर ए होगा? पहले तुम्हें बताओ तुमने कौन सा लॉजिक लगाया कि जो तुम्हें इसका आंसर ए लगाया है। ये हो जाएगा कि आइस वाटर में बदले बेटा, वाटर आइस में बदले, मास द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास द्रव्यमान वही का वही रहेगा। बर्फ पिघले, पिघल के पानी बने, पानी जम के बर्फ बने तो इनके वॉल्यूम डेंसिटी पे फर्क पड़ता है कि जब बर्फ पिघलती है तो वॉल्यूम 10% घट जाता है, पानी जमता है तो वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। मास वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम बने रहते हैं। मास पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आज की क्लास का। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आसान क्वेश्चन है, टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें हम। एक क्वेश्चन देखो ये था, पाइप फट जाते हैं ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? तो आप कहेंगे सर पाइप इसलिए फट जाते हैं क्योंकि जब पानी जमता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड करता है। आंसर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। ठीक है। अगर पिछली क्लास जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया उस दिन शायद कमेंट बॉक्स काम नहीं कर रहा था, तो मैंने आपके कमेंट नहीं लिए थे। कुछ क्वेश्चन में पिछली क्लास से जुड़े हुए भी पूछता हूँ आपसे। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, ये करना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो लिखे हैं भाई, अमन, अशोक, सत्येंद्र, कुलदीप, मिस रिया, गोपाल कुमार, अंश गुप्ता, बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं हमें। करो ये। हम्म। पढ़ा लिखा है इसने कि एक गैस बिहेव करती है एक आइडियल गैस की तरह कब? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कोई गैस एक आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, तो इतना तो आप जरूर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। इसके मैं 2-3 वैरायटी दिखाऊंगा अभी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं उन ऑप्शन को बाहर कर दूं जिन ऑप्शन में दोनों चीजें हाई लिखी हों और जिनमें दोनों लो लिखी हों। दोनों हाई और दोनों लो लिखी हों बाहर कर दो, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगी। तो परफेक्ट गैस का मतलब होता है कि जिस गैस के जो एटम्स हैं वो बहुत ही दूर दूर होने चाहिए,
यानी एक का दूसरे के साथ में कोई इंटरेक्शन ना हो, दूर दूर हो, वो आइडियल गैस होती है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों हाई वाले ऑप्शन मार्क कर दोनों लो वाले। अब एक चीज हाई होगी एक लो होगी। अब मुझे एक चीज बताना, कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव कब करेगी, तो उस गैस के एटम दूर दूर होंगे। दूर दूर होने का मतलब है क्या है कि आप उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। अगर प्रेशर लगाओगे तो नजदीक नहीं आ जाएंगे, यानी प्रेशर होना चाहिए लो। दूर करने के लिए इनका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ताकि एनर्जी ज्यादा हो, उस एनर्जी मिलने से दूर दूर भागे। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह का मैं थोड़ा सा चेंज वाले क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन है सीएपीएफ में आया था एक बार कमांडेंट में, इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। आयुष यादव, धर्मेंद्र, गोपाल, करमवीर, दिनेश, बिहारी बाबू, प्राची, निखिल, राहुल, चंद्रपाल, मिश्रिया, बनेश कुमार बैरवा, मोहित, अक्षय, दीप्ति, विक्की जाट, राहुल, रितिका, कुलदीप, सुषमा तिवारी, सबका ठीक ठीक आंसर आ रहे हैं। करो। एस कुमार, इसने कहा है कि विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट इजीएस्ट वे टू लिक्विफाइड गैस, शर्तों का कौन सा सेट गैस को द्रवित करने से आसान तरीका। बेटा इसमें कह रहा है कि किस कंडीशन में आप किसी गैस को इजीएस्ट वे टू लिक्विफाइड गैस, यानी गैस को आपको लिक्विड में बदलना है। तो गैस को लिक्विड में बदलने का के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, दोनों हाई वाले ऑप्शन बाहर करेंगे, पहले दोनों लो वाले। अब एक चीज बताओ, आपके पास में गैस है, इसे गैस के लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि पानी जब भाप बनती है, वेपर बनती है, वो भी तो उसकी गैसीय स्टेट ही है। अब कह रहा है कि आपको किसी गैस को यानी कि भाप को लिक्विड में बदलना है। तो भाप लिक्विड में कब बदलेगी, आपको सर भाप को जब हम ठंडा करेंगे, जब भाप ठंडी होती है तो प्लेट पे पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। यानी गैस को अगर आपको लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर आपको लो करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर लो किया तो दूसरी चीज तो हाई करनी पड़ती है, एक लो एक हाई। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कोई भी गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो आप देखना हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर आप घर में ट्रांसपेरेंट पाइप लगाओ ना, पाइप उसमें दिखता भी है वो जाते हुए लिक्विड। तो ये गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, बहुत ही हाई प्रेशर पे भरा जाता है गैस को। जब गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे बदलेंगे तो लिक्विड बन जाएगी वो। तो लिक्विड के फॉर्म में हम क्या करेंगे, 14 लीटर भर लेंगे, 14.5 लीटर जितने का भी है सिलेंडर। ठीक है, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैस क्या बनती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं पिछली क्लास से जुड़ा हुआ, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सत्येंद्र, प्राची, गोपाल करते रहो। इसने कहा है कि डेंसिटी ऑफ ए गैस इज मैक्सिमम। तो बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कोई भी गैस, कह रहा है कि कोई भी गैस है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब वॉल्यूम कम से कम हो। वॉल्यूम कम से कम कहना कि वो जगह कम से कम घेरे। तो किसी गैस की डेंसिटी मैक्सिमम तब होगी उसे कम से कम जगह में हम भरने हैं किसी गैस को, तो कम से कम जगह भरने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर प्रेशर हाई है तो दूसरी चीज तो हम लो रखते हैं, यानी कि लो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे किसी गैस की डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। भाई किसी गैस की डेंसिटी मैक्सिमम का मतलब ये है कि जो उसके एटम है उसने नजदीक नजदीक लेके आ जाओ, इकट्ठे कर दो, जो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो ज्यादा डेंस होगा, थोड़ी जगह में बहुत सारे भर जाएंगे। तो प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या होती है किसी गैस की मैक्सिमम। ठीक है, 17 का बनेगा बी आंसर। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों हाई वाले और दोनों लो वाले ऑप्शन तो भारी कर दो, कम से कम हमारा तुक्का लगने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा ना, हम तुक्का भी मारेंगे तो कोई गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। कि परफेक्ट गैस का मतलब है कि एटम दूर दूर हो, यानी कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लिक्विड में बदलना है तो गैस को ठंडा करना पड़ेगा। तो कोई भी गैस को डेंसिटी ज्यादा करनी है तो उन्हें एटम को नजदीक लेके आना पड़ेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे किसी गैस की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। एक क्वेश्चन करेंगे 19वां, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसरुद्दीन, अशोक, प्राची, अंचल, गोपाल, दिनेश, सत्येंद्र, धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सभी के। गुड। इसने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री से ऊपर बोलता है। तो एक तरीका है कि प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जैसे कि प्रेशर कुकर में। बेटा एक अगर आप पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि उस दिन कमेंट बॉक्स चल नहीं रहा था तो उतना मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज, देखो अगर आपके पास पानी है
तो नॉर्मली पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो जो बच्चे अंडे वंडे खाते होंगे उन्हें पता होगा कि कई बार अंडे उबालते समय वो लोग करते क्या है कि थोड़ा सा नमक पानी के अंदर मिला देते हैं, थोड़ा सा। तो अगर आप पानी बिल्कुल सादा है तो 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन आप उसके अंदर हल्का सा नमक मिला दें, हल्का सा अगर आप नमक मिला दें तो वो नमकीन जो पानी 100 की जगह 102 103 डिग्री पर उबलेगा। तो अंडों के लिए 100 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा बढ़े रहता है उबलने के लिए। तो पानी का अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है, एक तरीका है कि प्रेशर इंक्रीज करके प्रेशर कुकर यूज कर लो, या दूसरा तरीका है कि आप उसमें हल्के सा नमक मिला लो, इम्प्योरिटी ऐड कर दो। तो पानी में अगर आप साल्ट ऐड कर देंगे तो भी आप उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक इंक्रीज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रेशर इंक्रीज करने वाला और एक इम्प्योरिटी यानी कि साल्ट ऐड करने वाला। एक बार एमटीएस के पेपर में आ गए थे कि पानी को उबालते समय 1 चुटकी नमक मिलाने से क्या फर्क पड़ता है। तो पानी को उबालते समय अगर 1 चुटकी नमक मिला देंगे, 1 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है वो। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में एक तो हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह की बात करेंगे, फिर वहाँ से हम कुछ आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ ये पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के एंड में चलेंगे थर्मोडायनामिक के नियम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स लो, और कुछ और बातें बताऊंगा। अगली 2 क्लास जो है उसमें टेक्निकल चीज़ें आएंगी, थ्योरेटिकल टेक्निकल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल। एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा निखिल तुम्हारा बैच तो फिर एंड से में होगा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।